उसको ऐसा एक टेरराइज किया जाता है, ऐसा एक सेंसेशनलाइज किया जाता है कि इनके ऑफिस में रेड पड़ा है। रेड से इंडिया में एक रेड पॉलिटिक्स है, क्योंकि रेड्स में कुछ ढूंढने के लिए लोग नहीं आते, बल्कि न्यूज क्रिएट करने के लिए आते हैं। और वो लेके क्या गए वहां से, पॉपुलर फ्रंट के झंडे लेके गए। अगर हमसे पूछते हैं, हम उनको कोरियर कर देते हैं। एक पॉपुलर फ्रंट और योगी गवर्नमेंट के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। वो एक प्रेशर हमारे ऊपर डालना चाहते थे कि आप अपना प्रोटेस्ट वापिस लो, ताकि आप पर रेड हो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी चीजों से हम लोग अगर डरेंगे तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बाकी कहीं रहेगी। तो ये रेड्स हैं, ये आगे भी होते रहेंगे। जहां तक अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं खत्म होगा, तो खत्म नहीं होने वाला है। हमें 100% पता है कि रेट्स और ज्यादा होने वाले हैं। हम लोग रेडी है इसके लिए। न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे को 1 साल हो चुके हैं और 1 साल पहले की जो तस्वीरें लगातार सामने आई, और दिल्ली दंगे में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो कहे कार्रवाई थी वो सवालों के घेरे में है, और उसी के साथ साथ सरकार का, केंद्र सरकार का रवैया भी वो कहीं ना कहीं दोहरा ही रहा। और अगर कोई सबसे ज्यादा टारगेट पर रहा केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अगर बात कही जाए, दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो हर कोई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ बता दिया गया। और ये बताने की कोशिश की गई कि मुख्य साजिश जो है वो शाहीन बाग के हेड क्वार्टर में रची गई थी, पीएफआई के दफ्तर पर। इस पर हम बात कर चुके हैं, चीजों पर बात करेंगे, और इसी पर हमसे बात करने के लिए अनीस अहमद जी मौजूद हैं। और मैं साफ तौर पर सर जानना चाहूंगा कि लगातार हम लोग देख रहे हैं, कभी ईडी की छापेमारी अचानक से पहुंच जाती है, कभी दिल्ली पुलिस के लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, कभी क्राइम ब्रांच, तो अभी कुछ ही दिन पहले एसटीएफ की भी छापेमारी होती है। आखिरकार जब लगातार छापेमारी हो रही है, तो इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, और ऐसा वो लोग क्या ढूंढना चाह रहे हैं जो अभी तक मिल नहीं पाया उन्हें? देखिए, ये जो रेड्स है इंडिया में एक रेड पॉलिटिक्स है, क्योंकि रेड्स में कुछ ढूंढने के लिए लोग नहीं आते, बल्कि एक न्यूज क्रिएट करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब एक रेड होता है, उसको ऐसा एक टेरराइज किया जाता है, ऐसा एक सेंसेशनलाइज किया जाता है कि इनके ऑफिस में रेड पड़ा है। लेकिन अभी दिल्ली ऑफिस में आप देख लीजिए, उसी ऑफिस में 2 महीने पहले ईडी ने रेड किया था। और ईडी ने वहां पर एक सर्टिफिकेट भी लिख के दिया था, नील नील मतलब कुछ भी नहीं मिला। उस ऑफिस में कुछ भी नहीं मिला, लिखकर चले गए थे। अब उसी ऑफिस में वापिस एसटीएफ आता है और रेड करता है, तो उन्हें भी पता है वहां पर कुछ नहीं है। और वो लेके क्या गए वहां से, पॉपुलर फ्रंट के झंडे लेके गए। अगर हमसे पूछते हैं, हम उनको कोरियर कर डालते हैं झंडे, या हमारे जो मैगजीन्स हैं हम लोग कोरियर कर डालते हैं। अब वो लेने के लिए इतना दूर नहीं आए थे। उनका असल मकसद क्या था, एक एक माहौल क्रिएट करना था, कि एक हैरेसमेंट का। और सेम दिन देखिए, एक पॉपुलर फ्रंट और योगी गवर्नमेंट के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। समझे, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग झुक जाएं, लेकिन हम भी झुक नहीं रहे हैं। पहले सीए में हमारा नाम डाला, सोचा था कि पॉपुलर फ्रंट साइलेंट हो जाएगा, हम साइलेंट नहीं हुए। हम सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और पीआईएल डाल दिया, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी गवर्नमेंट को नोटिस भेज दिया। उसके बाद हाथरस में हमारा नाम डाल दिया, ये सोच करके हम लोग साइलेंट हो जाएंगे। हमने भी उसके अगेंस्ट कैंपेन शुरू कर दिया। फिर आप देखते हैं कि हमारे 2 मेंबरों को अरेस्ट कर दिया। हमने भी योगी जब केरला में आए, हमने योगी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी वहां पर किया। और जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के दिन ही ये रेड लाए। वो एक प्रेशर हमारे ऊपर डालना चाहते थे कि आप अपना प्रोटेस्ट वापिस लो, ताकि आप पर रेड हो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी चीजों से हम लोग अगर डरेंगे तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बाकी कहीं रहेगी। तो ये रेड्स हैं, ये आगे भी होते रहेंगे। जहां तक अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं खत्म होगा, तो खत्म नहीं होने वाला है। हमें 100% पता है कि रेट्स और ज्यादा होने वाले हैं। हम लोग रेडी है उसके लिए। तो उसके लिए पूरी तरीके से आप लोग तैयार हैं। अगर बात की जाए, आज 24 फरवरी है, 23 फरवरी को एक भाषण दिया गया कपिल मिश्रा द्वारा, और वो पूरा 1 साल तक साइलेंट रहे, कहीं नजर नहीं आए, किसी मीडिया से बात करते हुए नजर नहीं आए, सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हुए आए जो कि सरकार के फेवर में सारी चीजें बने। पर आज देखा जा रहा है कि तमाम चैनल से बात कर रहे हैं, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा ऐसी चीजें करूंगा। तो किस तरीके से देखते हैं उनके इन बयानों को? देखिए, इसमें दो दो चीजें आप देखेंगे। एक, आपको समझना होगा कि अमेरिका के जो फ्रीडम जो जस्टिस डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था, जिसको जेनोसाइड रिपोर्ट कहते हैं। 1996 में ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था। उसमें जेनोसाइड के 10 स्टेप्स बताए गए थे।
और उसके बाद थोड़े रिसर्च स्कॉलर ने जेनोसाइड का, नरसंहार का एक 11वां स्टेप भी उसके अंदर ऐड किया। तो कपिल मिश्रा जो 1 साल कपिल मिश्रा ने जो किया वो जेनोसाइड का 10वां नंबर स्टेज था। उस स्टेज का नाम होता है डिनायल। डिनायल का मतलब जो लोग ये नरसंहार करते हैं वो लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो 40 मुसलमान जो मरे क्या आसमान से मरे क्या? समझे? तो ये एक डिनायल मोड होता है। उसके बाद जो और एक मोड होता है उसको ट्रम्पिज्म कहते हैं। ट्रम्पिज्म का मतलब ये होता है कि जिसने किया है वो कहता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन उसके पूरे सपोर्टर्स उसको इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि उनको सबको पता है इसी ने किया है, इसी ने किया है। तो ये आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ से आज वो कह रहा था कि नहीं हमने तो वायलेंस नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है उसी ने वायलेंस किया। और उसके तरफ अगर आप देखेंगे वो हीरो बन गया। बहुत सारे लोग उसे पसंद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने ये दंगे कराए। वो कहता है मैंने नहीं कराया, लेकिन सबको पता है उसने कराया और वो पॉपुलर भी इस वजह से हुआ। तो ये एक स्टेजेस आप लोग समझना है, तो ये एक्सपेक्टेड है। नरेंद्र मोदी ने भी 2002 में वही किया। उसने अभी भी कह रहा है कि मैंने दंगे नहीं किए, लेकिन आप जानते हैं पूरे इंडिया में हिंदू हृदय सम्राट क्यों बने? इसीलिए बने ना, क्योंकि जो जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वो लोग इसीलिए उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्होंने दंगे कराए। अब योगी भी वही फॉलो कर रहा है, कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली के अंदर वही किया। तो ये एक जेनोसाइड के स्टेजेस में से एक स्टेजेस है जिसमें डिनायल आता है, करने वाला डिनाई करता है और उसके सपोर्टर उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आज हम लोग कपिल मिश्रा के आज के 2-3 दिनों के अंदर उनके इंटरव्यूज में हम लोग देखे हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू पर अगर बात की जाए तो मैंने साफ तौर पर ये कहते हुए उनसे सुना कि जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आप सिर्फ एक तरफ के नाम गिना रहे हैं, अगर 53 लोगों की इस दंगे में मौत हुई है तो 13 लोग हिंदू थे, 40 लोग मुसलमान थे, आप मुसलमानों के लिए बात नहीं करते, तो वो तुरंत कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो वक्फ बोर्ड की तरफ से सभी मुसलमानों को मदद दे दी गई। मैंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए इकट्ठा किए और वो उन परिवार वालों को मदद पहुंचाई है। तो ये किस तरीके की बयानबाजी है? और अभी भी ये सिर्फ नफरत फैलाने पर लगे हुए हैं। ना तो दिल्ली सरकार कुछ बोलती हुई नजर आती है और ना ही केंद्र सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए ये एक एक अहम पॉइंट है जो आपने रेज किया, इसको डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक कौम को आप इस तरीके से उसको पोर्ट्रे करो कि वो इंसान ही नहीं है, उसे हक ही नहीं है, उसकी जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। आज कपिल मिश्रा वही कर रहा था। 40 लोग मरे हैं, भाई वो लोग इंसान थोड़े ही हैं जो मरे हैं, उनकी जिंदगी को वैल्यू थोड़े ही है, कुछ भी वैल्यू नहीं है उनको। तो आज जो वो दिखा रहा था वो वही प्रोसेस है। मुसलमान जो मरे हैं, उनके घर जले हैं, उनके दुकानों को तबाह कर दिया, उनके मस्जिदों को तबाह कर दिया। कहने का मतलब ये था वो लोग डिजर्व करते हैं, यानी जो 40 लोगों की जान गई है वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो डिजर्व करते हैं और वही हो रहा है। और आप और उसके साथ साथ देखिए एक दिल्ली दंगों को आप थोड़ा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। दिल्ली दंगे अलग इसलिए थे क्योंकि हमेशा जब दंगे होते हैं, दंगे के बाद एक क्लियर होता है, नैरेटिव होता है कि दंगे किसने किए। लेकिन दिल्ली दंगों में आरएसएस के ग्रुप ने, उनकी गवर्नमेंट जो है उस गवर्नमेंट को इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बनाया कि जो जिन पर जुल्म हुआ है उनको ही उन्होंने मुजरिम बना दिया। यानी मुसलमान ही मरे हैं, मुसलमान के घर ही जले हैं, मुसलमान के दुकान ही जले हैं, मुसलमानों को ही घर से भगाया गया। एंड में ये दंगों का कल्प्रिट भी किसको बनाया गया? मुसलमानों को ही बनाया गया। ये दिल्ली दंगों के अंदर हो रहा है। और जो अलग 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 रिपोर्ट्स जो अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग टीम्स ने बनाया था, आप अगर जाकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट देखोगे, ये चार्जशीट कुछ भी नहीं है, ये आरएसएस वाले जो रिपोर्ट बनाए हैं वो रिपोर्ट का कॉपी एंड पेस्ट है। यानी जो नैरेटिव आरएसएस के लोगों ने, पालतू लोगों ने जो बनाया है उसी चीज को पुलिस ने फॉलो किया। तो ये एक स्टैंडर्ड है। और मैं आपके चैनल को ये भी कहना चाहता हूँ, ये आखिरी चीज नहीं है। हमेशा आगे जब भी इंडिया के अंदर ऐसे दंगे किए जाएंगे, सेम नैरेटिव को इस्तेमाल किया जाएगा और जिन मुसलमानों पर जुल्म होगा उन्हीं मुसलमानों को आरोपी और कल्प्रिट्स बनाया जाएगा। क्योंकि सर मेरा एक सवाल रहेगा आखिरी आपसे, क्योंकि लगातार लोगों से जब बात करके जाना जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं, तो लोगों का सवाल आता है कि उनका नाम तो दिल्ली दंगे में है। जब लगातार जो छवि धूमिल की गई है उसे आप लोग किस तरीके से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, थोड़ा वापस पूछ लीजिए। जी।
मेरा एक आखिरी सवाल सर आपसे यही रहेगा, क्योंकि मैं लगातार लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो वो लगातार यही बताते हैं कि उनका तो हाथरस केस में नाम था, उनका तो इस केस में नाम था, दिल्ली दंगे में भड़काने में उनका नाम साफ तौर पर शामिल है। आप लोग इस छवि को कैसे दूर कर रहे हैं, और जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए कितने बेबुनियाद साबित करवा पाए आप लोग? देखिए, जब भी कोई भी एक ताकत पावर में रहती है, उसके पास ये कंट्रोल होता है कि वो किसी भी उसको मुखालिफत करने वाले लोगों के ऊपर एक छवि बना सके। आज पॉपुलर फ्रंट के बारे में आप देखिए, जो छवि बन रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि आज से कई साल पहले जब मोहन भागवत का जो एक इंटरव्यू हुआ था, या जब जो आरएसएस का जो राष्ट्रीय समिति हुआ था केरला में, कोच्चि में, उसके बाद उसने आकर कह दिया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सिलसिले को लेकर जाकर बीजेपी के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग जगह, ये सारे गवर्नमेंट्स उस चीज को एक एक टारगेट बना के हमें टारगेट कर रहे हैं, और उनके पास नैरेटिव है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट, हम जानते हैं कि एक मीडिया जो होती है, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ही सब कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक आवाम है जो पॉपुलर फ्रंट के बारे में अलग सोचती है। वरना आप ये पॉपुलर फ्रंट का एक 17 फरवरी का प्रोग्राम हुआ, और ये प्रोग्राम में पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में आज शामिल होना ही बहुत बड़ी एक हिम्मत की बात है। कोई भी पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी पुलिस का प्रेशर होता है कि आप पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में कवर मत करो। लेकिन आप देखते हैं पूरे इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो प्रोग्राम्स हुए, और उन प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप देखेंगे इतने सारे लोग जमे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो इनका कैंपेन है पॉपुलर फ्रंट को अलग करने का, वो कैंपेन सक्सेस नहीं हो रहा है। लोग और हमसे जुड़ रहे हैं, और हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि आज पब्लिक के अंदर ऐसा एक माइंडसेट बन गया है कि पॉपुलर फ्रंट के बारे में कुछ भी न्यूज आता है तो पब्लिक ही पहले कहती है कि ये फेक है। अब फॉर एग्जांपल, जो दो हमारे मेंबरों को यूपी में अरेस्ट किया गया, अरेस्ट नहीं, किडनैप किया गया, 11 तारीख को उनको किडनैप किया, और 16 तारीख को मीडिया के सामने लाया गया। उन्हें 5 दिन टॉर्चर किया गया, और जैसे ही उनको लाकर जब प्रेजेंट किया मीडिया के सामने, पूरा वेपन सिपन सामने रखकर, हम हमारा प्रेस रिलीज आने से पहले ही लोग बोलना शुरू कर दिए ये पूरा झूठ है, ये फेक है। और रात को अगर आप देखेंगे, रजत शर्मा जो गोदी मीडिया का लीडर है, रजत शर्मा खुद अपने प्रोग्राम में कहता है कि जब यूपी पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के 2 लोगों को अरेस्ट किया, तब बहुत से लोगों को शक हुआ कि यूपी पुलिस गलत कर रही है। तो इसका मतलब उन्हें भी पता है कि लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। रजत शर्मा अपनी जबान से खुद कह रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग पब्लिक से रीच आउट हो रहे हैं, और हमें एक चीज करेक्ट है कि ये जो नैरेटिव है, जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी नैरेटिव रहेगा। जिस दिन ये गवर्नमेंट चली जाएगी, एक नया नैरेटिव हमारे बारे में आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव हमें पता नहीं है। तो उसकी हम फिक्र नहीं कर रहे हैं। लीगली क्या क्या पॉसिबल है हम कर रहे हैं, और पब्लिक रिलेशंस में क्या क्या पॉसिबल हम कर रहे हैं, और आवाम तक पहुंचकर आवाम को हमारे बारे में अवेयरनेस करना। गेट टुगेदर से पूरे इंडिया के अंदर एक महीने में 5,000 से ज्यादा गेट टुगेदर हम लोगों ने नवंबर दिसंबर के महीने में कर दिए हैं। 2 महीने के अंदर 5,000 मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स तक हम लोग 5,000 प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें पूरे इंडिया के कम्युनिटी लीडर्स को हमने कांटेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इनका जो प्रोपेगेंडा होगा हम काउंटर करते आए और आगे भी करते रहेंगे।